बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला औलाद मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। प्रोग्राम में आज कुछ इंटरनेशनल हिस्ट्री पर नज़र डालना चाहूँगा। मैं बात करेगा 1991 की, तो उस वक्त सोवियत यूनियन टूटा, वरना उसके खात्मे से पहले दुनिया में दो बड़ी ताकतें थीं, एक USA और दूसरा USSR। मगर 1991 के बाद सिर्फ एक ही पावर बची है, वो है अमेरिका। और फिर हम उस एरा में दाखिल हो गए जहां अमेरिका जो चाहता वो कर जाता। उन्होंने यूगोस्लाविया, इराक और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा शुरू किया। आप ज़रूर उनसे सवाल तो कर सकते थे, मगर उनको रोक नहीं सकते थे, वो इतने ताकतवर थे। आज के उस दौर में ट्रंप की पॉलिसी माजी के बिल्कुल उलट नज़र आ रही है, क्योंकि जो अमेरिका के अहम इत्तेहादी थे वो अब उनके मुखालिफिन बनते जा रहे हैं और ट्रंप दुश्मन ममालिक अमेरिका के करीब हो रहे हैं। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट रशिया। अमेरिका में होने वाली तब्दीलियों पर नजर डालें तो ट्रंप ने अमेरिका को बहुत सारी ग्लोबल मल्टीपल एजेंसी से अलग करने का कह दिया है, जिनमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसके अंदर UN ह्यूमन राइट्स एजेंसी भी शामिल हैं। ट्रंप के इत्तेहादी चाहते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो से निकल जाएं। सदर ट्रंप के खास दोस्त इलॉन मस्क भी यही चाहते हैं कि अमेरिका नेटो और UN से पुल आउट कर ले। इससे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला, क्या अमेरिका ये कर पाएगा, और दूसरा, अगर ये होता है तो इसका फॉल आउट, इसके असरात क्या निकलेंगे। नेटो के कवानीन इस बारे में वाज़े हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 2/3 अक्सरियत दरकार होगी खुद को नेटो से अलग करने के लिए। कुछ मुबस्सरीन का यह भी कहना है कि ट्रंप कानूनी तौर पर बड़े चैलेंजेस का शिकार है और देखना यह कि वो चैलेंजेस अबूर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाहें तो फौरी हिमायत हासिल करके खुद को नेटो से तो अलग कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशन से अमेरिका अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वीटो मेंबर है, बड़ी पावर है, और वो UN से अलहदगी के लिए कवानीन नहीं है मौजूद। अगर आप यूनाइटेड नेशन से अलग होना चाहें तो ये कवानीन ही नहीं होते हैं कि वो निकल सकें UN से। यकीनन इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बड़ी बात होगी। और नेटो की बात करें तो हम जानते हैं कि नेटो आए दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा है और अमरीकी फ़ौज का बजट तमाम नेटो ममालिक की फ़ौज से डबल हो चुका है। नेटो ममालिक अमरीका के बराबर भी नहीं है, यानी सोचिए कितने सारे मुल्क हैं नेटो में और अकेला अमरीका उससे ज़्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि रूसी सदर नेटो के हवाले से यही बात अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं कि नेटो कमज़ोर और अमरीका पर बोझ है। रशिया के मुकाबले में चाइना को ज़्यादा खुशी होगी कि वो UN में अमरीकी एजेंसीज को हाईजैक कर सकें। अगर अमरीका UN से आउट होता है तो चीन की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। दुनिया एक मल्टी पोलर की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। सादा मिसाल हम जानते हैं इजराइल का फ़लस्तीन को तबाह करना, रूस का यूक्रेन से जंग करना, और हम जानते हैं बाइडन इंतज़ामिया का उन्हें ना रोकना अमेरिका की कमज़ोरी को जाहिर करता है। नेतन्याहू की मनमानी, चाइना की ताइवान पर कब्ज़े की ख्वाहिश और रूस का 3 साल से यूक्रेन को जंगी हालात में रखना बाइडन इंतज़ामिया पर सवाल तो खड़े करता है, लेकिन उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत भी है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ यूरोपीय यूनियन अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए यूक्रेन की हिमायत में सामने आया है, तो वहीं ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर दबाव बढ़ाना और धमकियां देना एक नया महाज खोल रहा है। ट्रंप जो 2029 तक अमेरिका के सदर रहेंगे, क्या उनको नए इत्तेहादियों की तलाश है? क्या रूस अब अमेरिका का नया इत्तेहादी बनने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में? ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन जंग का सारा मलबा ज़ेलेंस्की पर डाल दिया, यूक्रेनी सदर पर डाल दिया है, और रूस को क्लीन चिट मिल गई है। साथ साथ अब से हम ये भी जानते हैं कि जो फ्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी एक खिताब किया है कौम से और कहा है कि हम सबको यूरोपीय ममालिक को साथ होना चाहिए और अपनी एटमी ताकत को इस्तेमाल करते हुए रूस पर दबाव डालना होगा, डेटरेंस क्रिएट करना होगा रशिया पर। और हम ये जानते हैं कि अगर रशिया अमेरिका साथ हो गए तो फिर यूरोपीय ममालिक भी सारे मिलकर भी रशिया की ताकत को कम नहीं कर सकेंगे और यूक्रेन से उसका तसल्लुत ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और इस जंग को कंट्रोल करना अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो बात हुई बैनुल अक़वामी मंजरनामे की। बात करें कुछ पाकिस्तान की, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज हुआ है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसके अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त इस इंडेक्स में नंबर 2 पे आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। हम जानते हैं कल रात खुजदार में, उससे पहले बन्नू में, उससे पहले वाली रात
तुरखम बॉर्डर पे दहशतगर्दी रही, फायरिंग का सिलसिला रहा, मुकाबला होता रहा, बहुत सारी जानें गई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं और ये बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी की लहर, जिसको कंट्रोल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। नहीं किया बड़ा नुकसान होगा। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरे साथ बड़े मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। आज हम जानते हैं वज़ीर आज़म बुखारी साहिबा, पाकिस्तानी टेलीविज़न पर आज इमरान खान की तस्वीर दिखाना तो ममनू है, लेकिन अज़मा साहिबा ने आज हाथ में उनकी ऐड दिखा के तस्वीर दिखा दी, पूरे टेलीविजन पे सबने लाइव भी दिखाया। लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं, पीटीआई पे शदीद तनकीद की है, बताया कि उनके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल फेल हैं और ये भी बताया कि मरियम साहिबा ग्लास ट्रेन चलाने जा रही हैं, शीशे की ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाने जा रही हैं अंडरग्राउंड। बड़े कमाल प्रोजेक्ट्स मरियम साहिबा के, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। 569 डिसीजंस ऑन समरीज, ये कारकर्दगी है जी। देखिए, इससे बड़ी कारकर्दगी तो नहीं हो सकती ना। अगर 365 दिनों में साल के वो 638 मंसूबे शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर वो दिन निकाल लें जो उन्होंने 2 दफ़ा वफाक पे हमला करने आए थे, या जो काना के पहाड़ों के अंदर जो जब वो आ रहे थे वो निकाल दें, तो उसके बावजूद जो है वो उन्होंने जो 638 मंसूबे शुरू किए हैं, उसकी थोड़ी सी अब सूरत हाल आपको बतानी है। सेहत कार्ड जो है वो कई दफ़ा इनको शर्म दिला चुके हैं, बट नहीं, शर्म नहीं आ सकती कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2015 में शुरू किया था। ये सेहत कार्ड उनका मंसूबा है, उसके ऊपर राग रोगन करके इन्होंने जो है वो उसको अपना मंसूबा बना लिया। इख्तियार अवाम का ये एक उनकी जो है वो एक और उन्होंने जो पोर्टल बनाया, जो दस्तक है, मरियम नवाज की दस्तक प्रोग्राम जो है, उसकी नकल है। पिशावर भी जो कि मोटरवे है, ये सीपैक का प्रोजेक्ट है, जिसको भी गंडापुर साहब की नालायक हुकूमत ने अपने खाते में डालने की कोशिश की। असद कैसर साहब ने जो है वो एक इफ्तिताह किया है जी एक पुल का, और वो पुल अरबों रुपए की लागत से बना है, और वहाँ के अपने लोग जो हैं उन्होंने वो वीडियो बना के दिखाई जहाँ इतना इतना बड़ा खड्डा है। सो वापदा का मंसूबा इनका मंसूबा, सीपैक का मंसूबा इनका मंसूबा, तालीम का मंसूबा 2027 का मंसूबा, सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा, तो फिर पीछे क्या है? सुना आपने। डिस्कशन का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून, पीटीआई के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू अजहर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल मीर साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद होंगी उस्मा कारदार साहिबा फ्रॉम PMLN। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो मेरे ख्याल से पीटीआई वालों को आज बड़ी खुशी होगी, आपके लीडर की तस्वीर हम तो नहीं चला सकते, पंजाब की वजीर साहिबा ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल पे वो चला दी है। देखते हैं उनको सजा मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? क्योंकि लग ये रहा है कि वो कह रही हैं कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं शुरू नून लीग ने किए थे, खत्म आप कर रहे हैं, अपनी लेबल लगा लेते हैं, काम सारी मेहनत उनकी है सर। बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये अपना ना अदना बुखारी की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो मस्खरापन ज्यादा है, वजह सिर्फ यही है कि शाह से शाह के वफादार है। खुदा अवाम तो देख रही है ना, यानी हम एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने पूछे है सारी तफसीलात, मैंने जो इश्तिहारात दिए ना उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, 2 फैसले हैं, जैसे साकिब निसार साहब के फुल बेंच और जस्टिस काजी फायदी साहब का फुल बेंच, उनकी और कहने सुनने में ये आ रहा है कि 22 अरब के करीब है जो हुकूमत पंजाब ने ये इश्तिहारात इस तरफ किस लिए दिए? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जूते और ब्रांडेड कपड़े वो दिखाने के लिए। यानी वो 170 दफा कोई तस्वीर थी। और आई विल स्टॉप यू हियर अजहर साहब, पहले आप थैंक यू बोलिए अज़मा साहिबा का, उन्होंने आपके लीडर की तस्वीर टेलीविजन पे चलाई है। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो वजह ये है कि कौम की डिमांड है, उन्होंने क्या करना, मजबूरी है। इमरान खान का नाम आज भी देखे ना पूरी दुनिया के अंदर गरज रहा है, बरस रहा है, हर तरफ एक ही है, और सिर्फ इमरान खान का नाम रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यानी आपको डाउट तो नहीं है ना? हर एक को पता है कि नाम और तस्वीर दिखाने पे पाबंदी। हालांकि मुझे याद है, आज मैं वैसे मुझे आज अफसोस तो होता है इस बात का कि अल्ताफ हुसैन का नाम जो है, उसका नाम और तस्वीर जो है वो टीवी पे चलाने पे पाबंदी मैंने लगवाई थी। कोर्ट पे मैं गया था लेकर मामला, और हाई कोर्ट के फुल बेंच ने लगवाई थी। जो आपने बोया सो आपने काटा। नहीं, मैं तो आपको तो मैं कोर्ट के सामने बता रहा हूँ ना। तस्वीर का पोर्ट्रे ऐसा किया गया ना, ऐसे हालात बताए गए। हमें भी समझे, अब ये सोच रहा है कि हमारे जैसा बंदा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में सारे मामला को देखे जा रहा है, और हम ये बात कर रहे हैं
मैं सिर्फ ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसे इतने लगाए हैं ये अवाम के लिए कर दे, कोई हर्ज नहीं है। यानी अभी ये बातें जो है ना, इनका कोई एक प्रोजेक्ट बता दे। अभी मैंने ना आज मैं मुकम्मल कर रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 सालों के दौरान करप्शन के केसेस कितने बड़े जो हैं वो नैब ने, एंटी करप्शन ने, और मैं चारों एंटी करप्शन को, नैब को, पुलिस को, FIA को, हर एक को लिख रहा हूं कि बताएं जरा कौम के साथ क्या कुछ किया है। वरना तो पूरा बजट जो है वो कहाँ खर्च किया है, मैंने तफसीलात अभी तक मुझे नहीं दी इन्होंने, हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से। यानी क्या जरूरत थी इतना पैसा जाया करने की, क्या जरूरत थी कजाफी स्टेडियम के ऊपर इतना पैसा जाया करने की, और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जितने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं ना उन्होंने, सर वो कह रही हैं BRT पेशावर 120 अरब रुपए से ऊपर जा चुका है, ये प्रोजेक्ट भी बड़ी करप्शन का शिकार है, वो कह रही हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, तो आपको पता है वो BRT बनाने वाला नाम परवेज खटक था, उसको तो कभी ना कैसा बना लिया। अब जरा गौर तो करें ना इस बात को, अगर इतना था। और मैं भी, चूंकि मैंने अब आपने ये छेड़ लिया मामला, मेट्रो ऑरेंज एक प्रोजेक्ट बना था लाहौर में 350 अरब का, कितने का, और कोई टेंडर नहीं हुआ था, कोई टेंडर नहीं हुआ था। सीपैक का हिस्सा बनाया अपना, चाइना में से एक दो कॉन्ट्रैक्टर चुने, उसमें से अपना प्राइस खुद ही अंदर कमरे में मैंने डिटेलें मांगता रहा, डाटा मांगता रहा, आज भी हाईकोर्ट में प्राइस का पड़ा। और वो जरा गौर कीजिएगा 350 अरब का उस वक्त था जब 100 रुपए डॉलर था, और अगर हिसाब लगाएं आज के हिसाब में तो 1000 अरब का था। और अगर यही बनाना था तो जनाब मैं तो कहता रहा बुलेट ट्रेन बना दे, मैंने कहा था आप ट्राम बना दे। अभी भी नया प्रोजेक्ट जो बनाना चाह रहे हैं, कोई शीशा ट्रेन या लिपस्टिक पाउडर ट्रेन, वो जो बनाने जा रहे हैं, उसका फायदा क्या होना है, फायदा बताएं गरीब आदमी को। गरीब आदमी क्या अपना ट्रेन में सफर करके उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उसकी बिजली उसको मिल जाएगी, बच्चों को तालीम मुफ्त मिल जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये चीजों की तरफ तवज्जो बताएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल मीर साहब, आपकी नज़र में वैसे ये फैक्ट है फैसल साहब, अगर मेरी टीम से गलती से भी इमरान खान की तस्वीर अगर चल जाए प्रोग्राम में लाइव, तो यकीनन हमारी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चैनल पे इमरान खान की तस्वीर चलाई, पर उनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी, वो ताकतवर हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से तनकीद की जा रही है PTI के ऊपर, उनके तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सेहत कार्ड कहा गया नवाज शरीफ का, जितने PTI के प्रोजेक्ट्स हैं वो कहती है नवाज शरीफ ने शुरू किए हैं, और जो मरियम साहिबा प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ग्लास ट्रेन, बुलेट ट्रेन, न जाने कौन कौन सी और ट्रेन, आप इन प्रोजेक्ट्स को कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक मरियम नवाज साहबा ने जितनी देर वजारत आला पे वो फायज हुई हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मीडिया के ऊपर ही सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं। ऑन ग्राउंड कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका वो दावा कर सके। अब अगर जिस तरह ये कहा जा रहा है कि 22 अरब रुपए वो अपनी तशहीर पे लगा चुकी हैं, तो ये पैसा जिस तरह मरियम नवाज साहबा खर्च रही हैं, इस तरह की तशहीर जो है वो मुराद अली शाह साहब भी कर सकते हैं, वो भी CM है सिंध के। लेकिन शख्सियात का फर्क होता है। मुराद अली शाह साहब को पार्टी के लोग भी कहते हैं, लीडरशिप भी कहती है कि आप भी इन कंपैरिजन आने के लिए कोई इश्तिहारबाजी करें, तो वो कहते हैं कि ये पैसा जो कि मैं अपने ऊपर खर्चूंगा वो मैं किसी मंसूबे पे खर्चूं, किसी गरीब आदमी का, जिससे भला हो। अब एक तरफ मरियम नवाज साहबा हैं जो कि दिन रात TV पे भी हैं, अखबारात में भी हैं, दूसरी तरफ सिंध के वज़ीर आला हैं जिन्होंने के थर को एक इंटरनेशनल मिसाल बना दिया है। सिंध जो है उसकी वो टर्न अराउंड हो चुका है, और ये जो है वो दूसरी तरफ पंजाब में वही जो लूट मार का कल्चर, अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बिल्कुल वही सारी चीजें जो मीर साहब ऐसे बलोचिस्तान का भी जिक्र करें, वहां भी आपकी गवर्नमेंट है, बुक्टी साहब आप ही के पार्टी के हैं और निगरान में भी थे, सेटिंग अच्छी थी। देखिए, मैं बुक्टी साहब जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इश्तिहार कोई नहीं देते, काम वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के इसी तरह इश्तिहारात पे पैसे खर्चने शुरू कर दें। आपने ये तो बताया मीर साहब के 22 अरब मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तशहीर पे खर्च किया, आपने सिंध हुकूमत का बजट नहीं बताया कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे कितने खर्च किए। आप खुद देख लें, आपने आज तक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की कितनी दफा तस्वीर देखी है। हर 8 बजे के शो से पहले भी मरियम नवाज चल रही होती हैं, 7 बजे के शो से पहले भी, और शायद आपके शो से पहले भी चल रही हों।
तो मुझे तो बजट, मेरे ख्याल से कोई बजट होगा ही नहीं। मैं वजीर आला के ऊपर खर्चने की बात कर रहा हूँ। Okay. यहाँ पे तो प्रोजेक्ट जितने भी जो भी तस्वीर आती है वो इश्तिहार पे मरियम नवाज साहबा की होती है। वो जब अपने वजीर आला हाउस से निकलती है, मीनार पाकिस्तान तक जाती है, तो इस तरह शो किया जाता है कि शायद वो मुल्क में इनकलाब आ गया, और वो भी इश्तिहार की सूरत में चल रहा होता है कि जनाब इस सड़क के ऊपर मरियम नवाज साहबा जब निकली तो अवाम किस तरह, उनका बच्चे जो है वो अब वो शहबाज शरीफ साहब का इश्तिहार, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, अभी मरियम नवाज साहबा की तरफ ही रहे। वैसे मीर साहब, अगर मैं इमरान खान की तस्वीर चला देता टीवी पे तो मेरे साथ क्या होता वो तो दुनिया देखती। अज़मा बुखारी साहबा को सजा दे सकता है कि भाई आप मना किया था इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, आपने कैसे दिखा दी? देखिए, ये तो अज़मा बुखारी साहबा ने शायद अपनी ना चाहते हुए उनकी, और इमरान खान का नाम आप भी लेंगे, हम लोग भी लेंगे, पीटीआई वाले भी लेंगे, सिर्फ अज़मा बुखारी की वजह से। और वो क्योंकि जैसे अभी मेरे दोस्त अज़हर सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने उनकी जो गुफ्तगू है उनको क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो उन्होंने बस सिर्फ अपना पॉइंट मेक करने के लिए गलती से मेरे ख्याल से दिखा दिया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होगा। आप लोग अगर दिखा देंगे तो वाकई आजकल जो पीका और दूसरे सारे एक्ट्स आ गए हैं उसके तहत जर्नलिज्म तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो यकीनन उनको कोई नहीं कुछ कहेगा, और आपको तो लाले पड़ जाएंगे अपनी एंकरशिप के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अज़हर सिद्दीक साहब, दहशतगर्दी की लहर सर, गुज़िश्ता रोज खुजदार, उससे पहले बन्नू, उससे पहले तुरखम बॉर्डर, 3 दिनों से बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं सर। आज ये इंडेक्स भी आ गई है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें हम दूसरे नंबर पर हैं, और ये रिपोर्ट जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से आई है, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़े खौफनाक तरीके से इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ रही है। कराची की मैं खबर देख रहा था कि लियारी के बदमाश भी आ गए हैं, वो भी भत्ते की पर्चियां दोबारा से देना शुरू हो गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जारी है ट्रंप के आने के बाद। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द अमेरिका की इंफॉर्मेशन पे पकड़ा है और फिर अमेरिका के हवाले कर दिया है। फिर ट्रंप ने हमारी तारीफ कर दी और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी बड़ी कामयाबी है। आप इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, इस बढ़ती दहशतगर्दी को कैसे देखते हैं अज़हर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो आप जरा समझिएगा कि इस वक्त पिछले 3.5 सालों में से सिर्फ तवज्जो किस तरफ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म करना है, इमरान खान को जेल के अंदर रखना है। प्रायोरिटीज देख रहे हैं इस गवर्नमेंट की, प्रायोरिटीज क्या रही हैं। वफाकी हुकूमत ले लें, सूबाई हुकूमत ले लें, निगरान हुकूमत ले लें, इनका सिर्फ एक एजेंडा है जो इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान तक खत्म हो। यानी आप कह रहे हैं जिस तरह पीटीआई वालों को पकड़ा है, अगर दहशतगर्दों को पकड़ते तो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो जाती। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वजह क्या है? यानी नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करना था, वो नहीं कर सके। दहशतगर्दों के खिलाफ शिकंजा बड़ा पुख्ता करना था, उसके खिलाफ क्या कर सके। अब वो मैं नहीं वो बातें बताना चाह रहा कि जो शानदाना गुलजार ने जो बातें कही हैं जनरल बाजवा साहब के बारे में, अगर वो देख लें आप तो वो बड़ी तकलीफ से बातें हैं। यानी हमें तो देखना पड़ेगा ना कि आखिर बॉर्डर के उस पार से बॉर्डर तो आप क्यों नहीं बताना चाह रहे, आप क्यों शर्मा रहे हैं वो बातें बोलने में? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। पता भाई, जाने तो जाने, गुल ना जाने बाग तो नहीं, मैं गुल हूं, मैं नहीं जानता, बताएं। अच्छा, देखिए, आपको पता है कि बॉर्डर पे जो है ना, बॉर्डर जो है वो फेडरल टेरिटरी है, वो वफाकी हुकूमत की टेरिटरी है। और किसी ना किसी जगह बैठकर देखे ना कि आज अगर ये वजारतें वगैरह ली होती और वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी आ रही होती तो ये सारा कुछ डिवाइड करना पड़ना था, सारा कुछ सुनना पड़ना था। ये तो कहकर बच जाती है ना इस हवाले से कि हम साथ नहीं है। और वाकई अगर देखा जाए जो कि वजारतें वगैरह नहीं पीपल्स पार्टी ने, ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन एक तो हकीकत है। लेकिन ये वो मामला है मुसलमा कि जिसको सेटल डाउन करने की जरूरत थी। मैंने बड़ी पिटीशन दायर की नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करने के लिए, ना हम दहशतगर्दों को सही तरह से पकड़ सके, ना दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। और हम पे इल्जाम आज अगर देखे ना, अगर आप गौर करें इस बात के ऊपर कि हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं तो ये रही है ना कि जुल्फकार अली भुट्टो को गिराने के बाद जनरल चावला के दौर में हमारा क्या रहा कि हमने रशिया को तोड़ना है। अब अमेरिका के साथ बैठकर रशिया को तोड़ने में वजह जरा समझे ना कि क्यों बड़ा ये सारा काम ना। ताकत का तवाज़ुन मौजूद था, रशिया अपनी जगह पर मौजूद था,
अमेरिका अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ देखा कि रशिया को तोड़ने के बाद हमें मिला कुछ नहीं। और जो लोग रशिया के साथ चले, आज इंडिया देख लें, वो रशिया के साथ चला और आज अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ बैठा हुआ है। और यकीनन लग ऐसा रहा है कि रशिया अमेरिका की दोस्ती होने वाली है। देखिए, मैं एक बात आपको पहले बता दूं, आप अल्टीमेटली बातें जो है ना, ताकत का, अब जो कि ताकत के तवाज़ुन के अंदर चाइना भी आ चुका हुआ है। बाकी आपको पता है यूरोपियन यूनियन की हालत कोई नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, कनाडा क्या रोल प्ले कर सकता है, बरतानिया क्या कर सकता है, हर एक को पता है ताकत का तवाज़ुन, तो ताकत जो है ना वो तो अब इनके पास है। और हमने चाहते ना चाहते हुए हम तो गुलामी की तरफ चले गए। और इमरान खान को सजा भी तो यही भुगतनी पड़ी ना, कि एब्सोल्युटली नॉट का, यानी वो जो बाइडेन का जो फैसला था, आज देखिए वो अमेरिका उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो फैसले किए थे वो फैसले बड़े जीरक फैसले थे। और आज भी अगर देखें ना, आज भी अगर आपकी पार्लियामान है, वो पार्लियामान क्या 26वीं आईनी तरमीम, हर थर्ड क्लास कानून पास कर, अभी 27वीं आईनी तरमीम करी, इस पार्लियामान को बैठ के इस्तेमाल करें, इसके ऊपर अगर करें, इसके ऊपर डिबेटें लोग इकट्ठे लाए, एक्सपर्टीज कोई बनाए अपना आल कोई तमाम सियासी जमातों को कॉन्फ्रेंस। यहाँ वो कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, उसे मीडिया में बिठाना है। I'll come back to you. Allow me. उस्मा साहब आ गई है मेरे पास लाइन पे। उस्मा साहब आ गई हैं, इजाजत देना मुझे अदर साहब। दहशतगर्द जमात जो रह गई है ना, हालांकि यारे को पता है दहशतगर्दी की जमातों से मुस्लिम लीग के तैयार ताल्लुक थे, राना सिन्हा तालिबान को कैसे लेकर फिरते थे, ये तो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। वो माने ना माने अलग बात है, लेकिन आज तालिबान अगर ये दहशतगर्दी यहाँ तक पहुंची है तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ। ठीक। उस्मा कारदार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैडम, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान की तस्वीर भी दिखा दी है। मैं अगर ये तस्वीर दिखाता मेरी नौकरी चली जाती, अज़मा साहिबा की नौकरी जाएगी नहीं जाएगी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा, उन्होंने बात की है जो मरियम नवाज साहिबा के प्रोजेक्ट्स हैं और जो मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स पीटीआई ने हाईजैक कर लिए। फैसल मीर साहब अभी मुझे बता रहे थे कि मरियम साहिबा ने 22 अरब रुपए खर्च किए हैं अपनी जाती तशहीर के ऊपर। डू यू थिंक ये होना चाहिए था? और दूसरा, ग्लास ट्रेन, बुलेट ट्रेन कब तक शुरू हो रही है मैडम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात सारी ये है कि अब जब बाकी सूबे पंजाब को देख के जो उनके लोग जो हैं वो परेशान होते हैं और वो बार बार अपने सूबे के चीफ मिनिस्टर को और लीडरान को कहते हैं कि खुदा के लिए हमें भी कोई मरियम नवाज ला के दे दें, हमारे भी जो तलबा हैं उनको कोई स्कॉलरशिप खुदा के लिए दे दे, हमारे भी तुलबा को कोई लैपटॉप्स दे दे, कोई ई बाइक्स दे दे, हमारे भी जो सड़कें हैं जो 700 बन रही हैं पंजाब में और बिला तफरीक हर डिस्ट्रिक्ट में बन रही हैं, हमें भी खुदा के लिए ये जो सारी क्लिनिक ऑन व्हील्स में जो दवाइयाँ घर घर पहुंच रही हैं लोगों को, खुदा के लिए हमें भी हमारे सूबों में कोई पूछ ले, हमारे इलाज कोई करवा दे। अब बेचारा देखे ना, वो अब केपी तो बिल्कुल ही बेचारा लावारिस सूबा है, उसके तो 70% लोग इलाज ही आके पंजाब में कराते हैं। अब सिंध जो है वो अब आपके सामने है कि वो जब बिजनेस कम्युनिटी से मिलने गए थे बिलावल साहब, तो किस तरह से वहाँ पे उनको कहा गया था कि भाई हमें भी प्लीज कोई मरियम नवाज भेज दें। तो I think you're wrong. बिलावल साहब से नहीं कहा गया था मैडम, आप गलत बात कर रही हैं। वो नहीं, बिलावल साहब थे वहाँ पे। नहीं, बिलावल साहब थे, मैं भी वहाँ मौजूद था उस तकरीब में, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस तकरीब में नहीं कहा गया था, वो एहसन इकबाल साहब से कहा गया था। मीर साहब कुछ कह रहे हैं। जहाँ भी कहा गया था, कहा तो गया था ना, लोगों की जुबान से ही निकला था ना, इसलिए क्योंकि 1 साल से मैं खुद देखे, मैं कोई तकरीबन 25 पंजाब के जो जिले हैं पोलियो के हवाले से मैं विजिट कर चुकी हूँ। कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है मरियम नवाज साहिबा का जो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो, हर चीज उनकी ग्राउंड पे है। आप शुरू कर लें क्लिनिक ऑन व्हील से, वो सुबह 9 बजे गाड़ियां निकलती हैं, 3 बजे तक वो होती हैं, कम से कम करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड उसके पेशेंट्स हैं। और मरियम साहिबा की परफॉर्मेंस तो हमने 60 सफ़ों के इश्तिहार में देख ली मैडम। मेरा सवाल आपसे पहला ये था कि अज़मा बुखारी साहिबा ने इमरान खान की तस्वीर दिखाई है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? मेरे खिलाफ तो हो जाता।
नहीं तो किस कॉन्टेक्स्ट में दिखाई? उन्होंने उनकी एड दिखाई है कि ये देखिए इनकी एड में ये लिखा हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी दिखाना तो अलाउ नहीं है ना मैडम? देखिए ना, एक होता है कि एड देना और बीच में उसके कोई पैकिंग ना हो, कोई काम ना हो, फिर भी आप इश्तेहार दिए जाए। एक होता है, और हमारा जो इश्तेहार होता है, फॉर एग्जांपल कोई हिम्मत कार्ड है, कोई किसान कार्ड है, किस तरह से लोगों ने किसी चीज के लिए अप्लाई करना है, उसका तरीका बताया जाता है, वो ऐड होता है हमारा, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और उनको, क्यों बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा हम कैसे, हमें किस तरह से ये सहूलत मिलेगी, तो उनके लिए उन इश्तेहारों में मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, हमें किस तरह ये सहूलत मिलेगी कि हम भी इमरान खान की एड दिखा सकें आजमा साहबा की तरह? हाँ नहीं, वो तो देखे ना, वो तो ये बता रही थी कि वो जो ड्रामा हो रहा था उस वक्त, और ये सिंध की कहानी, खुदा के लिए कभी आप देख लें, जितने इश्तेहार सिंध के लोग देते हैं, सिंध की गवर्नमेंट देती है, ये तो बिल्कुल ही ये तो मुझे समझ नहीं आती कि शायद ये मुल्क से बाहर गए हुए, टीवी नहीं देखते हैं, रोज इनके सिंध के इश्तेहार इतने चल रहे होते हैं टीवी पे, और काम हो ना हो वो अलग बात है। हमारा तो यहाँ पे कोई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल 30,000 स्टूडेंट्स को अगर होनहार स्कॉलरशिप मिले हैं, मेरिट में मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, कोई तेरा मेरा नहीं था बीच में। आप देख लें किसी भी जाके डिस्ट्रिक्ट में हमारी 700 सड़कें बन गई हैं और उसके फंड्स भी मुख्तस हुए हैं। हमारे हर DHQ की अपग्रेडिंग हो रही है और वहाँ पे लोगों को बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। हमारी किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम चल रही है, सोलर की स्कीम चल रही है, सारी चीजें उनको मिल रही हैं। आप कभी जाके मेरे साथ देखें तो सही। ठीक मैडम, ठीक मैडम, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सिद्दीकी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक का भी कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट। जरूरी सवाल पूछने में अपने मेहमानों से, इसलिए आप भी कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम के हिस्से में मैं बात करूंगा इंटरनेशनल सिचुएशन की। हम समझ रहे थे कि हमारी एजेंसियों ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ा है, लेकिन गुज़िश्ता रात हमें CIA की ब्रीफिंग से मालूम पड़ा, अमेरिका के हुकाम की ब्रीफिंग से मालूम पड़ा कि CIA ने हमारी एजेंसियों को इन्फॉर्मेशन शेयर की कि दहशतगर्द यहाँ है। फिर हमारी एजेंसी ने उसको पकड़ा है और फिर हमने उसको अमेरिका भेजा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तारीफ की है। लेकिन इंटरनेशनल सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही हैं। ट्रंप ने अपने पुराने दोस्तों को दुश्मन कर लिया है, दुश्मनों को दोस्त कर रहे हैं। इजराइल की सिचुएशन, यूक्रेन की सिचुएशन, खासतौर पे इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के जो सदर हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी धमकी है। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुनव्वर हुसैन पवर साहब, जो कि माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हाउ स्केरी इज इट, हाउ सीरियस इज इट? स्केरी भी नहीं है और सीरियस तो अलबत्ता है, बिकॉज अमेरिका डोमिनेंट थीम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है पूरी दुनिया की पॉलिसीज पर। वैसे भी अगर आप केनेथ वॉट्स का आर्ग्यूमेंट देखें जिसमें वो कहते हैं कि जो सिस्टम है उसका इम्पैक्ट आता है फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द स्मॉलर नेशंस। मिसाल के तौर पे अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की तो पूरी दुनिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी थी। तो लिहाजा अभी भी जो अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग है उसका इम्पैक्ट बाकी ममालिक की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी न्यू मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी है। मर्केंटाइलिज्म हम कहते हैं कि जिसके अंदर आप पावर एंड वेल्थ को इंक्रीज करते हैं अपनी कौम के लिए, उस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं। और न्यू मर्केंटाइलिज्म रिवाइज्ड पोजीशन है मर्केंटाइलिज्म की, जिसमें आप अपने एक्सपोर्ट को इंकरेज करते हैं और इंपोर्ट्स को आप डिस्करेज करते हैं। इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो अमेरिका का इस वक्त जो ट्रेड है इंडिया के साथ, उसमें $45 बिलियन का लॉस अमेरिका को हो रहा है। चाइना के साथ तकरीबन $500 बिलियन का है, यूरोप के साथ तकरीबन $325 बिलियन का है, कनाडा का भी तकरीबन $200 बिलियन का है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते, कोई भी नेशनलिस्ट अगर आए तो वो इन पॉलिसीज को डेफिनेटली रिवाइज करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खुद अमेरिका जो है उसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी और चेंज नजर आती है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल सोर्स के ऊपर, यानी प्रेसिडेंट के पर्सनैलिटी पर, उसके आइडिया पर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसका वर्ल्ड व्यू के ऊपर। और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आप उनका मवाजना करें बाकी अमेरिका के सुदूर के साथ, तो कुछ आपको एग्रेसिव नजर आते हैं और कुछ आपको पैसिव नजर आते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप प्रो एक्टिव किस्म के हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं डील मेकर हूं, अच्छा डील मेकर हूं, अच्छा पीस मेकर नहीं हूं। तो मैं समझता हूं वो डील मेकिंग कर रहे हैं अमेरिका के लिए।
और मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क अमेरिका से हटकर इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई अच्छा परफॉर्म करेगा। गो कि ये भी हकीकत है कि इस वक्त मल्टीपोलैरिटी है, जिसमें चाइना और रशिया और बाकी मिडिल रेंज पावर, जिसमें टर्की है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, वो भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिडिल रेंज पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सेंटर ऑफ पावर है, बिकॉज अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है वो तकरीबन उसका बजट 840 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि आप यूरोप को देखते हैं तो 200-300 बिलियन पाउंड के ऊपर खड़ा है। और अगर आप चाइना का देखते हैं तो 270 बिलियन डॉलर्स का है, इंडिया का देखते हैं तो 72 बिलियन डॉलर्स का है। तो अब भी एक बहुत बड़ा गैप है। फिर अमेरिकन इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, जबकि चाइना की 20 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। यूरोप की भी तकरीबन आप अगर मिलाएं तो वो 20 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनती है जब ये 27-28 ममालिक हों। तो एक बड़ा गैप है। तो अमेरिका से ताल्लुकात को तोड़कर कोई भी मुल्क जो है वो मुश्किलात का तो शिकार हो सकता है, आसानी से नहीं चलेगा। तदरीजन उन्हें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा, जो कनाडा भी कर रहा है, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बात। और मैक्रोन की धमकी सर, मैक्रोन की धमकी, मैक्रोन की देखें, ये जो यूक्रेन का मामला है, ये पूरी दुनिया चाहती थी कि जंग बंदी हो, गजा के अंदर जंग बंदी हो। अब आप प्रेसिडेंट ट्रंप के इख्तलाफ कर सकते हैं तरीकेकार से, लेकिन उन्होंने जंग बंद करा दी। उनका मौक़िफ़ ये है कि 300 बिलियन डॉलर से जंग पे लग गए हैं, 45,000 यूक्रेनियन फोर्सेस मारे गए हैं, 1,75,000 से 4,20,000 यूक्रेनियन सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई है। एक तकरीबन कोई 425 किलोमीटर जो उनकी जो रोड नेटवर्क है वो तबाह बर्बाद हो गया। 1 बिलियन डॉलर उसकी कास्ट है। उनकी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को देखें तो वो 175 बिलियन डॉलर का लॉस है। तो इसमें अमेरिका ने उनको 175 बिलियन डॉलर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड दी है, जबकि फ्रांस या ब्रिटेन ने उन जो मुआहदा किया हुआ यूक्रेन के साथ वो सालाना कोई 2 बिलियन पाउंड तक उनको देते हैं, लेकिन वो लोन है और उस लोन की उन्होंने गारंटी भी ली हुई है, जिसमें उनके रोड नेटवर्क हैं, पोर्ट्स हैं, उनके मिनरल्स हैं, वो पहले ही गारंटी के तौर पे उनके हाथ में है। तो लिहाजा वो ट्रैप करना चाह रहे थे अमेरिका को, अमेरिका उसमें ट्रैप नहीं हुआ। और फिर इसमें ये बात आप कह सकते हैं कि जो भी पॉलिसी हो वो वेल कोऑर्डिनेटेड हो, मुशावरत के साथ हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के इस आर्ग्यूमेंट में वजन तो अपनी जगह है कि ये यूरोप की सिक्योरिटी का मामला है, अमेरिका के सिक्योरिटी का मामला नहीं है। अमेरिका को ओशियानिक इंसुलैरिटी है, एक तरफ पैसिफिक है, दूसरी तरफ अटलांटिक है, नॉर्थ में वीक कनाडा है, साउथ के अंदर वीक मैक्सिको है, लेकिन जो यूरोप की प्रॉक्सिमिटी है वो तो रशिया के साथ है, तो इस वजह से वो सेंसिटिव नजर आ रहा है। फैसल मीर साहब, आपकी नजर में जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, आपकी क्या राय है सर? प्रेसिडेंट ट्रंप एक अरसे के बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट आया है अमेरिका का जो कि पेंटागन के कंट्रोल में नहीं है, और वो जो इस वक्त कर रहे हैं वो सारी बातें, वो इलेक्शन में उन्होंने वोट लिया इन सारी बातों को करने का। उन्होंने कहा था जी कि मैं मैक्सिको, कनाडा, चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस करूंगा। उन्होंने कहा था जी कि मैं यूक्रेन की जंगबंदी कराऊंगा, और इसके अलावा जो भी जो अमेरिका का पैसा ज़ाया हो रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, वो WHO हो या वो US एड हो, ये सारी बातें जो इस वक्त ट्रंप साहब कर रहे हैं वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर रहे। लोगों ने इस चीज का उनको मैंडेट दिया है, और आज भी वहां पे आप जब बात करते हैं वहां के लोगों से तो वो उसको इंडोर्स करते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसका इन द लॉन्ग रन पता चलेगा कि क्या वो इसको सस्टेन कर सकते हैं इन सारी पॉलिसीज को, या वो जिस तरह कहते हैं कि मैं डील मेकर हूँ, वो डील करने के लिए सारी चीजें वो इतनी एग्रेसिवली कर रहे हैं। आपने अभी बात की कि ट्रंप ने आके इमरान खान को छुड़वाना था बकौल PTI के, तो मैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से नून लीग से काफ लीग, और अब उन्होंने एनालिसिस किया हुआ था कि शायद ट्रंप आगे इमरान खान को छुड़वाएगा, तो वो PTI को अब आजकल सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी एक बातें की थी कि जनाब मैं आपको दावे से कहता हूं कि फोन कॉल आएगी और ट्रंप के कहने पे उनको छोड़ना पड़ेगा। तो मुशाहिद सईद साहब के लिए बुरी खबर यही है कि अब वो शायद किसी और पार्टी की तरफ जाएंगे, जो कि उनको, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुकी है कि आगे उनका मुस्तकबिल नहीं है PTI का। तो वो तमाम लोग जो कि इस बात पे बैंक कर रहे थे कि पाकिस्तान में शायद ट्रंप के आने से तब्दीली आएगी, अब जो मेजर चेंज आ गई है विद इन लास्ट 24 आवर्स वो गिरफ्तारी के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर में पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसकी के उसने तारीफ की, उसके अलावा कोई मुल्क ऐसा नहीं था।
तो ये अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। मोहसिन नकवी जो है वो वहां पे थे उसमें इनॉग्रेशन में, और अब वो क्लेम कर सकते हैं जी कि मैं वजीर दाखिला हूं, मैंने बंदा पकड़वाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो नाश्ते पे थे, तो वो अब पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे। हम लोग भी क्लेम कर सकते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने फॉरेन रिलेशन की जो सारी डिप्लोमेसी की उसका नतीजा है। तो अब इसमें पीटीआई इज नोवेयर। उनकी जो आखिरी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप थी, और जो पीटीआई अब क्योंकि इमरान खान रिहाई पार्टी बन चुकी है, तो अब उनको इमरान खान की रिहाई के लिए शायद पुतिन से बात करनी पड़े। इसके अलावा तो कोई अजहर सिद्दीक साहब, यानी अब फैसल साहब कह रहे हैं कि पुतिन की भी फोन आ सकती है इमरान खान की रिहाई के लिए, और ट्रंप भी लाइन पे साथ पे हो, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? इमरान खान को तो नहीं बचाया, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो लॉबियस्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ इल्जाम लगे, पता नहीं हमने क्या कर लिया, क्या कुछ कर लिया, हमने पूरी पार्लियामेंट को जेर कर लिया। अब तो आंखें खुल गई ना आपकी। हम उस वक्त भी एक बात करते थे, वो ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से बात हुई है, और हम देखिए ट्रंप के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिसीज का हमने जो बात कही थी वो पॉलिसीज आप तब्दील देख रहे हैं। जो बाइडेन ने काम किए थे वो सारे दूर किए हैं। अब ये देखे ना, अब मैं इसको किसी और, मैं चूंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बात है, मैं इस गिरफ्तारी को इतना आसान नहीं देख रहा। ये गिरफ्तारी कोशिश की गई है कि मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट किया जाए, माना जाए। अब ये बात अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका इसको दो तरह से देख सकता है कि इतने अरसे से ये लोग यहाँ थे तो आपने क्यों नहीं पकड़ा या क्यों नहीं देखा। दूसरी तरफ ये देखा जा सकता है अच्छी काविश है कि एक आदमी को जो मतलूब था उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन वो सवाल बहुत से उठेंगे कि किस कानून के तहत हवाले कर दिया गया। मैं उन चीजों में तरफ भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं आज भी समझता हूँ कि ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर जहाँ यूएन ने वर्किंग पेपर ने एक बात की है, वहाँ यूएसए की पार्लियामेंटेरियन ने बात की है, पार्लियामेंट एमपीज ने बात की, यूके में बात की, बात आज भी उठी है, बात आज कोई ठंडी नहीं हुई है। और हम कोई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मिन्नत अल्लाह नहीं कर रहे। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसकी बात उठाई गई है और वो सारे मानते हैं। और आप अंदाजा लगा लेना आज भी कितने का आर्टिकल आपके किसी वजीर आजम के छप गए हैं, इतने कितने जो इंटरनेशनल खबरों के अंदर जीनत अगर इमरान खान बना तो वो किस लिए बना हुआ है? वो सिर्फ वो वजह है कि वो एक ताकतवर के खिलाफ खड़ा हुआ। थैंक यू अजहर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, फैसल मीर साहब, मुनव्वर हुसैन पवर साहब, बेहद मशकूर आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का टाइम होता है, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर देते रहिएगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।